तो यहाँ पर कुछ 2-3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। खास तौर पर तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना अपने को क्या पढ़ना है, विद्युत विस्थापन धारा। क्या पढ़ना है, विस्थापन धारा। दूसरा पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है ना, इसके गुण क्या क्या है और इसके प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार की होती है, कितने इससे मिलकर बनी होती है। क्लियर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, विस्थापन धारा। इतने में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा। चलो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, विस्थापन धारा की। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं। यहाँ पर यदि बात करें तो वह धारा जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र या इसको बोल सकते हो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी धारा को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का मतलब क्या है कि किसी परिपथ में बाई चांस अपन ने क्या लगा दिया है। जैसे इसका एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। यदि मैंने बोला इस तरीके से यहाँ पर एक क्या बनाया अपन ने, परिपथ, और इसमें क्या लगा दिया अपन ने, संधारित्र, और इसको अपन ने किससे जोड़ दिया है, बैटरी से। किससे जोड़ दिया है, बैटरी या सेल से। किससे जोड़ दिया, बैटरी या सेल से। तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी, आई। और यहाँ पर इसमें कौन सा, इधर साइड कौन सा चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज। तो इस प्लेट पर प्लस चार्ज के साथ इसमें चुंबकीय प्रेरण द्वारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। आई क्या बात समझ में। यदि मैंने बोला इस संधारित्र में जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके विद्युत क्षेत्र में क्या आएगा, परिवर्तन। क्या आएगा, परिवर्तन। तो परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर एक और धारा का निर्माण हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। ये केवल और केवल किसके लिए काम करता है, संधारित्र जैसी युक्ति यदि कहीं पर किसी परिपथ में लगी है तो ऐसे परिपथों में कौन सी धारा उत्पन्न हो जाती है, विस्थापन धारा। और ये विस्थापन धारा उत्पन्न होने के पीछे का कारण क्या है कि सर विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय फ्लक्स में क्या आ रहा है, परिवर्तन। वैसे भी हमने जो फैराडे का नियम पढ़ा था उसमें भी क्या कहा गया था कि फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उससे क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत धारा। परंतु यहाँ पर ये स्पेशल टाइप का केस है, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जा रहा है, विस्थापन धारा, है ना। ये वाली धारा विस्थापित हो जाएगी इससे, इस वाली धारा से, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, विस्थापन धारा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा, धारा के मान में परिवर्तन होगा। तो अब देखो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा के मान में परिवर्तन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा। बोले तो उसी को अपन क्या कह रहे हैं, विस्थापन धारा। क्या कह रहे हैं, पॉइंट क्लियर हुआ क्या। मैंने मान लिया कि सर यहाँ पर जो ये प्लेट, संधारित्र प्लेट है, उसका एरिया कितना है, जिस पृष्ठ पर आवेशित हो रहा है वो ए है, और इसकी चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, ए है, और इस पर जो आवेश इकट्ठा हो रहा है उसके लिए आवेश घनत्व, अब जो कि पृष्ठीय है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुई क्या। यदि यहाँ पर अपन इसका सूत्र देखें तो विस्थापन धारा को अपन किससे दर्शाते हैं, आई नॉट से। किससे दर्शाते, आई डी से। डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, किससे दर्शाते हैं,
आई डी से, किससे दर्शाते हैं, आई डी से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता और यहाँ पर किसमें परिवर्तन आ रहे हैं, फ्लक्स में, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष जो परिवर्तन आ रहा है इसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, विस्थापन धारा। कौन सी धारा, विस्थापन धारा। अब इसको अपन यहाँ पर प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए अपन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है ना, क्या होता है, संधारित्र यदि समांतर प्लेट संधारित्र है तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि यहाँ पर बात करें कि यदि सिग्मा की वैल्यू पुट कर दे, अब सिग्मा की वैल्यू कहाँ से पुट कर दे, हमको पता है कि सर सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, फटाक से बताओ, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, आवेश घनत्व। क्या कहा जाता है, आवेश घनत्व। क्या कहा जाता है, आवेश घनत्व। और ये कैसा आवेश घनत्व है, चूंकि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित है तो इसको क्या बोल देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर देंगे, E इक्वल्स टू Q की जगह पुट करो तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट। आई क्या यहाँ तक बात समझ में। अब मैंने बोला यहाँ से अपने को क्या लानी है, धारा। धारा लाने के लिए अपने को Q इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को इस तरीके से बना लेंगे, E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। बनेगा या नहीं बनेगा। अब हमको पता है कि सर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ फटाक से, क्या होता है, E इंटू एस इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो है ये जो पृष्ठ है ना, ये जो तल है वो तल कैसा है, तल और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो दोनों कैसी हो जाएगी, समांतर। कैसी हो जाएगी, समांतर। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो फाई E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फटाक से बताओ क्या हो जाएगा, E इंटू एस। मतलब सर हम यहाँ ये बात कर सकते हैं Q इक्वल्स टू E इंटू ए। एस यहाँ पर क्षेत्रफल होता था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या है, ए पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो E ए क्या हो जाएगा आपका, फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट। और हम यहाँ पर इसको समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष अवकलन। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा भाई, तो सर हमने बोला कि डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल्स टू डी अपान डी टी। और यहाँ क्या आ जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो डी अपान क्या जाएगा, डी टी इंटू फाई ई। और इधर आपको पता है कि समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, धारा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई टी। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रूफ। क्या हो गया फॉर्मूला यहाँ पर, प्रूफ। आई के बात समझ में, ये भाई आई के बात समझ में यहाँ पर, चलो क्लियर हुई क्या यहाँ तक कहानी, क्लियर हुई क्या, चलो है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो यहाँ पर विस्थापन धारा किसे कहते हैं और इसका प्रमाण है ना, इसका सूत्र याद रखना, आई डी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपान डी टी। डी फाई ई क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र की क्या है, फ्लक्सों की संख्या। क्या है, फ्लक्सों की संख्या। यदि यहाँ पर क्या रहता, बी रहता, तो ये क्या रहता आपका, चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है आपका, विद्युत फ्लक्स। क्लियर हुई क्या कहानी यहाँ पर, चलो अब बात कर रहे हैं अपन इसके विद्युत चुंबकीय तरंग की। इसकी बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की।
दिख रहा है? क्या आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने, है ना। किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने, है ना। वैसे तो यदि बात किया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक रेडियो तरंग पर सबसे पहले रिसर्च यहाँ पर किसने की थी? हमारे जो कोलकाता के जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने की थी। किसने की थी? कोलकाता के जगदीश चंद्र बोस ने। परंतु यहाँ पर पैटर्न नहीं हो पाया था और रेडियो तरंग का जो पैटर्न हुआ वो किसके नाम पर हो गया? मार्कोनी के नाम पर। किसके नाम पर हो गया? मार्कोनी के नाम पर, है ना। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? इनमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे और किसके साथ मिलकर बनी होती है? ये विद्युत चुंबकीय बोले तो विद्युत तरंग भी होगी और चुंबकीय तरंग भी होगी। कौन कौन सी तरंग होती है इसमें? विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग, है ना। यदि विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग यदि पूछे तो जब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों साथ में क्या करती है? अनुगमन करती है, तो इनके परिप्रेक्ष्य से एक नई तरंग का जन्म होता है जिसको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि आपके पास कितने प्लेन है? 3 प्लेन है। कितने प्लेन है? 3 प्लेन, है ना। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किस एक्सिस के तहत चल रही है? वाई एक्सिस के तहत, है ना। मतलब ये वाई एक्सिस के तहत ये ऐसी इस प्रकार से लंबवत दिखाई दे रही है। और आपकी जो चुंबकीय तरंग है वो कैसे चल रही है? आपकी एक्स एक्सिस के तहत। और यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी इनके संचरण की दिशा क्या होगी? इन दोनों के लंबवत। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंग होती है जो विद्युत और चुंबकीय तरंग के लंबवत संचरण करती है और इसमें विद्युत और चुंबकीय तरंग दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। मतलब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों एक दूसरे के लंबवत होगी और साथ ही साथ जो तरंग संचरण इन दोनों के समावेशन से जो तरंग बनेगी वो इन दोनों तरंगों के कैसी होगी? लंबवत। कुछ इस प्रकार से मैंने कहा यदि ये आपकी किसकी दिशा दिखाई दे रही है? ये यदि आपकी विद्युत तरंग है, ये आपकी चुंबकीय तरंग है, तो ये किसकी तरंग हो जाएगी? आपकी कौन सी तरंग हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? एग्जाम में कई बार नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यदि किसी पथ में त्रिविमीय ज्यामिति में एक्स अक्ष पर चुंबकीय तरंग हो, वाई अक्ष पर आपकी विद्युत तरंग हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी? तो क्या होगी? वो जेड होगी। ये इसकी डेफिनेशन भी है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब इसके गुण क्या क्या हैं? यदि गुण की बात करें यहाँ पर, तो गुण की बात यदि करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगें दोलनीय आवेश अथवा त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेश का मतलब जब कोई कण या आवेश कैसा हो? गतिशील हो, तो उसी अवस्था में किसका संचरण हो सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो इसके लिए आवेश का गतिमान होना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि आवेश गतिमान होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र गतिशील होगा, चुंबकीय क्षेत्र गतिशील होगा, विद्युत क्षेत्र गतिशील होगा और विद्युत क्षेत्र गतिशील होगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होगा और इन दोनों के संचरण के साथ जो समावेशित विद्युत चुंबकीय तरंग का जन्म होगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? दूसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि ये विकिरण के माध्यम से चलती है और विकिरण के माध्यम से चलने वाली तरंगे हमेशा ऊर्जा कणों के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? ऊर्जा कणों के रूप में, है ना। जैसे आप प्रकाश को भी देख सकते हो, प्रकाश एक तरीके की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यदि ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज्यादा सघन माध्यम होगा वो उतने ही तेज चलेगी। पर विद्युत चुंबकीय तरंग का ऐसा है कि सबसे तेज कहाँ चलेगी? निर्वात में। सबसे तेज कहाँ चलेगी? निर्वात में। फिर इसकी चाल क्या हो जाएगी? कम। और फिर ये उससे कम स्पीड से कहाँ चलेगी? वायु में। फिर उससे कम स्पीड पे जल में। और फिर सबसे कम स्पीड पे किसमें चलेगी? ठोस में। आई क्या कहानी समझ में? मतलब डेंसिटी, घनत्व जितना ज्यादा होगा यहाँ पर उसकी चाल उतनी ही कम होगी। आई क्या बात समझ में? तीसरी चीज, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में दोलन करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो समतल होंगे इस तरीके से 3 प्लेन बना सकते हो आप, है ना। एक ये प्लेन हो गया। ये प्लेन किसको दर्शा रहा है भाई? ये प्लेन किसको दर्शा रहा है? मैंने कहा एक्स एक्सिस को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एक्स प्लेन बोल दिया। ये प्लेन किसको दर्शा रहा है? वाई, है ना। और ये प्लेन किसको दर्शा रहा है? जेड। और यहाँ पर इन तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? वो कितने का बन रहा है? वो कितने का बन रहा है भाई? इन तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90 और 90 डिग्री का। आएगा पॉइंट समझ में? तो यहाँ पर संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में दोलन करती है। समान कला का मतलब ये दोनों कैसी है? समान कला में दोलन कर रही है, पर दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत। दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या पॉइंट? तो कितने गुण हो गए? 3, है ना। कितने गुण हो गए भाई? 3। पहला गुण क्या बताया मैंने? पहला गुण क्या बताया? इसके लिए आवेशित तो जो कण होना, आवेश कण होना चाहिए, त्वरित आवेश होना चाहिए। त्वरित आवेश का मतलब कि वो गतिशील होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या की? दूसरी बात हमने क्या की भाई? यहाँ पर दूसरी बात हमने की कि इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी यदि बात करें हम तो यहाँ पर विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा परस्पर इनके लंबवत और समान कला में होती है। समान कला का मतलब क्या होगा? इनके बीच का कलांतर कैसा होगा? 0 डिग्री। कैसा होगा? 0 डिग्री। पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? 4th थोड़ा सा इमेज क्रॉप्ड किया है तो, है ना। यहाँ पर बात करें इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होने का मतलब क्या होता है भाई? अनुप्रस्थ होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अनुप्रस्थ होने का मतलब होता है कि सर कण कैसे दोलन करेंगे? इस तरीके से लंबवत, ऊपर और नीचे। कैसे कण कैसे संचरित कर रहे हैं? ऊपर और नीचे। इसको कौन सा मोशन बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। इधर उधर या ऊपर नीचे। तो ये कैसे करते हैं? ऊपर नीचे। और जो तरंग संचरित होगी वो किधर संचरित होगी? इसी के लंबवत। तो ऐसी तरंग जिसमें कण की गति और तरंग संचरण की गति, क्या बोला मैंने? कण की गति, कण की गति की दिशा और तरंग संचरण की दिशा परस्पर कैसी हो बेटा? लंबवत। कैसी हो? लंबवत। कैसी हो? लंबवत। ऐसी तरंगों को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। और जिसमें कण जिस दिशा में संचरित हो रहे हैं उसी दिशा में ऊर्जा संचरित हो रही है, अर्थात तरंग संचरित हो रही है। मतलब दोनों परस्पर समांतर हो तो ऐसी तरंगों को क्या कहा जाता है? इनमें दोनों में यदि कैसे हो? समांतर हो। दोनों कैसे हो? समांतर हो तो उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है आपके पास?
ध्वनि। क्या है? ध्वनि। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। इन तरंगों के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। कहने का मतलब यहाँ पर c = क्या होता है? E0/V0। आयाम का मतलब क्या होता है? कण द्वारा किया गया अधिकतम विस्थापन। आयाम का मतलब क्या होता है? कण द्वारा किया गया अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? विस्थापन क्या होता है? आयाम। मतलब यहाँ पर ये कण अपनी मूल अवस्था से कितना अधिक विस्थापित हुआ और फिर वापस आया, तो कितना विस्थापित हुआ वो दर्शाता है क्या? आयाम। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और c आपका हमेशा दर्शाता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यदि यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है आपको, है ना, हो सके तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे देगा और विद्युत क्षेत्र का आयाम दे देगा, तो ये तो आपके पास नोन वैल्यू है, आपके पास दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग कर देगा। क्लियर? ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो लॉजिकली हम ये बात करें, हमारा जितना भी नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है वो सब किस पर चल रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। जैसे मैंने बोला फोन पर मैं बात कर रहा हूँ, हाँ भैया, ऐसा भैया, वैसा भैया, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो साउंड है वो ध्वनि तरंग तो कहीं लंबे समय तक चल ही नहीं सकती, बहुत लंबी दूरी तय कर ही नहीं सकती, उसकी एनर्जी एक लिमिट तक जाएगी और उसके बाद खत्म। तो यहाँ पर हमने इसमें क्या लगा दिया? फोन में क्या लगा दिया? क्या कौन सी ऐसी युक्ति होती है जो हमारी ध्वनि तरंग को विद्युत तरंगों में चेंज कर देती है? क्या? माइक्रोफोन। कौन सा है? माइक्रोफोन, जो फोन के नीचे लगा रहता है, जहां आप मुंह के पास रखकर बात करते हो। तो ये क्या करता है? हमारे जो ध्वनि तरंग है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत तरंग में। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से, विद्युत चुंबकीय माध्यम से ये तरंग कहाँ जाती है? दूसरे फोन तक। और वहां पर फिर अगेन यहाँ पर क्या लगा होगा? स्पीकर, जो क्या करेगा? विद्युत तरंगों को किस में कन्वर्ट कर देगा? ध्वनि तरंगों में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ध्वनि तरंगों में। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बीच में कहीं कोई ऐसा माध्यम आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, तो ये उससे यदि अट्रैक्ट हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र आ गया उससे अट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर वही बोला है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो से विक्षेपित नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, मतलब इनमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। यदि चार्ज होता तो ये, आई क्या बात समझ में? ये तरंगे मुक्त आकाश में समान वेग, कितना वेग अभी मैंने बताया कितने से चलती है? 3 गुना। मुक्त आकाश का मतलब क्या हुआ? निर्वात में। क्या हुआ? निर्वात में कैसे चलती है? इन तरंगों का निर्वात में वेग समीकरण c = 1/√μ0 μ0 क्या होती है? μ0 का मतलब क्या है? चुंबकशीलता। क्या है? चुंबकशीलता, मैग्नेट परमेबिलिटी। और एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता। आई क्या बात समझ में? इन दोनों के वर्गमूल का व्युत्क्रम होता है क्या? प्रकाश का वेग, है ना। C द्वारा तथा पार्थिव माध्यम में समीकरण। पार्थिव माध्यम का मतलब क्या हो गया? पार्थिव माध्यम का क्या मतलब हो गया? पृथ्वी पर बोले तो वायु में। ये निर्वात में है, ये किसमें है? निर्वात में। निर्वात में c के बराबर होगा और यहाँ पर वेग कुछ ना कुछ बदल जाएगा, 1/√μ एप्सिलॉन, है ना। अब ये नाट हट गया, मतलब ये यहाँ पर कौन सा निकलेगी? रिलेटिव परमेबिलिटी निकलेगी। क्या निकलेगी? मतलब इसमें k का, माध्यम के स्थिरांक का k का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। जैसे हमने बात की थी इसके लिए कि वायु या निर्वात के लिए कितना होता है? 1, है ना। तो यदि उसका गुना कर दोगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगी? e। और म्यू में भी सेम कंडीशन है, 4π/μ, याद होगा आपको, है ना। क्लियर? ये तरंगे कैसी होती है? ध्रुवित होती है। कैसी होती है? ध्रुवित। ध्रुवित होने का मतलब अपन नेक्स्ट चैप्टर जो लाइट पढ़ेंगे वहां पर ध्रुवन का गुण पढ़ेंगे।
है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्रुवित होने का मतलब एक सिंगल वे में चलती है। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। भाई मैंने बोला कि ये ऊर्जा कण ही है, और कोई भी ऊर्जा कण होंगे तो वो अपने आप को क्या करेगी, ऊर्जा के स्थानांतरण में काम करेगी। ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित रहती है ना। जो मैंने बताया था फेस की दोनों परस्पर लंबवत है, तो दोनों क्षेत्रों में क्या होगी, समान रूप से वितरित होगी, है ना। फिर क्या बोला गया है, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण के गुण प्रदर्शित करती है। तो इन सबको अपने को कहाँ पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में 8th में, है ना। 8th में आप पढ़ोगे परावर्तन, अपवर्तन, है ना, और फिर उसके बाद आप जो तरंग प्रकाशिकी उसमें पढ़ोगे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। क्लियर। तो 8 और 9 चैप्टर में अपने को ये पूरा यही पढ़ना है। सर अभी ये 8th चल रहा है। हाँ 9th और 10th। किसमें, 9th और 10th में। आई क्या बात समझ में। चलो अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। तो अब यहाँ मेरा काम होता है क्या, खत्म, और तुम्हारा काम होता है शुरू। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, चार्ट को आपको नोट कर लेना है। इसको याद करना है चार्ट, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है ना। इसको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितने प्रकार की होती है, 7। बाकी मैं इसके नोट्स भी दे दूंगा, तो वहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा, पढ़ने में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ ये कौन सी है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, है ना। अब इनकी आवृत्ति लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, तो दृश्य तरंग में आते हैं हमारे कितने प्रकाश, दृश्य तरंग की 7 रंगों में बढ़ता है। परावैगनी तरंग, है ना। फिर कौन सा आपका एक्स किरणें और गामा किरणें। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, गामा किरणों की, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, किसकी होती है। रिलेशन याद रख लेना है ना। सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन बता दे रहा हूँ आपको, इससे ऊर्जा का मान हो जाएगा। मैंने बोला जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति का संबंध कैसा होता है, उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। और ऊर्जा का संबंध h न्यू बोले तो न्यू क्या है आपकी आवृत्ति, और यहाँ पर ये क्या है आपकी आवृत्ति। इसका मतलब सर कि यदि किसी की तरंगदैर्घ्य कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, गामा किरणों की। किसकी होती है, गामा किरणों की। किसकी होती है, गामा किरणों की। इसको गामा से दर्शाया जाता है, गामा किरणें, है ना। और सबसे ज्यादा आवृत्ति भी किसकी होगी, गामा किरणों की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, गामा किरणों की। यदि हम यहाँ पर बात करें तो रेडियो जो तरंग है, रेडियो तरंग, है ना, रेडियो तरंग, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सबसे कम। इसकी एनर्जी कैसी होगी, सबसे कम। और इसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, सबसे ज्यादा। मतलब इधर की तरफ जाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, घटेगी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का। इसमें आपको रेडियो तरंग के बारे में पूछ लेगा, तो आपको क्या लिखना है, तरंग प्रकाश, आविष्कार कौन है, मार्कोनी। मैंने बताया था इसी पर केस था कि जगदीश चंद्र बोस, है ना। इन्होंने खोजी थी, पर इनके नाम पर पैटर्न नहीं हुआ। पैटर्न किसके नाम पर हुआ, मार्कोनी के, है ना। स्रोत बोले तो ये किससे निकलती है,
है ना। इसका प्रमुख गुण क्या है? विवर्तित होना, फैलना। और अनुप्रयोग क्या है? रेडियो संचार, टेलीविजन में, है ना। एंटीना वगैरह जो लगाते हैं वो किसके कारण होता है? रेडियो तरंग। इसकी प्रकृति कैसी होती है? संसूचक क्या होता है? अभिग्राही के एंटीने। जो पुराने समय में लगते थे एंटीने, आजकल क्या लगती है? छतरियाँ। क्या लगती है? छतरियाँ। तो यहाँ पर आपको इसको कवर कर लेना, याद कर लेना है, बस इसको याद ही करना है और दूसरा कोई काम नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर आपका 8th चैप्टर फिनिश। अब केमिस्ट्री। हाँ, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग तो पढ़ना है।